अंडरवर्ल्ड की दुनिया में यूं तो एक से बढ़कर एक शूट आउट हुए हैं, लेकिन एक शूट आउट ऐसा भी हुआ जिसका कोई दूसरा एग्जाम्पल नहीं मिलता। जी हां, अस्पताल के अंदर तमाम सिक्योरिटी को ठेंगा दिखाते हुए एंटर हुए क्रिमिनल्स ने 2 लोगों को मारने के लिए अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। मरीजों के बीच हुए एक कांड ने उस वक्त मुंबई में क्राइम पुलिस पॉलिटिशियन के एक नेक्सस को उजागर किया। हम बात कर रहे हैं साल 1990 के जेजे हॉस्पिटल शूट आउट कांड की, जिसे दाऊद इब्राहिम ने दुबई में बैठे बैठे भारत में अंजाम दे दिया। तो आखिर क्या थी इसकी बैकग्राउंड स्टोरी और क्या हुए इसकी आफ्टर इफेक्ट, इसे जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए वीडियो को बिल्कुल आखिर तक। अंडरवर्ल्ड की दुनिया में जब तक हाजी मस्तान करीम लाला और वरदाराजन मुरलियार ने राज किया, तब तक लड़ाई झगड़ों के दौरान खून खराबे की नौबत बहुत कम आती थी। लेकिन 70 से 80 के दशक में दाऊद इब्राहिम और नई पीढ़ी के गैंगस्टर्स सड़कों पर निकलने लगे तो उनके बीच लड़ाई खून खराबे तक पहुंच गई। विदेशी माल की तस्करी, सोने की तस्करी, ड्रग स्मगलिंग, अवैध शराब का धंधा, जुआ, हफ्ता वसूली, जिस्म फरोशी जैसे कई धंधे अंडरवर्ल्ड की काली दुनिया में धड़ल्ले से चलते रहते थे। पुलिस वालों को तमाम जानकारी होने के बावजूद इस तरह की चीजें चलती रही। पुरानी पीढ़ी के सभी अंडरवर्ल्ड डॉन ने अपना अपना एरिया बांटकर इस तरह के धंधे बड़ी शांति से करते थे, एक दूसरे के धंधे में और एरिया में इंटरफेयर नहीं करते थे। इससे पुलिस के सामने लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कभी भी खड़ी नहीं होती थी। लेकिन नई पीढ़ी में जब से दाऊद इब्राहिम और साबिर कास्कर की गैंग ने अपने हिसाब से काम करना शुरू किया तो टकराव भी पैदा हुआ। जब इस तरह के काम करने वाले गैंग आपस में लड़कर माहौल बिगाड़ने लगे, तब लॉ एंड ऑर्डर की बिगड़ी सिचुएशन से पुलिस भी अनजान नहीं थी। 1970 से 80 के दशक में हालात ये हो गए कि आए दिन सड़कों पर खून खराबा और गैंग वॉर होने लगी, जिससे आम पब्लिक के बीच दहशत का माहौल बनने लगा। तब मुंबई पुलिस भी अंडरवर्ल्ड को खत्म करना चाहती थी। उसने अंडरवर्ल्ड में सर उठा रहे अपराधियों का एनकाउंटर करना चालू किया। तब मैं भी न मारा जाऊं, इस डर से दाऊद इब्राहिम ने अपनी तमाम को दुबई में बैठकर अंजाम देना शुरू किया। ये वो दौर था जब मुंबई में दाऊद इब्राहिम के खिलाफ कई अपराधियों और उनके गिरोह ने सिर उठाया, जिनमें BRA गैंग प्रमुख थी। इस गैंग में मुख्य रूप से बाबू रेशिम, रामा नायक और अरुण गवली था। 3.5 करोड़ की जमीन के चक्कर में रामा नायक की दाऊद इब्राहिम से दुश्मनी हो गई। दरअसल रामा नायक के अलावा एक और पार्टी भी उस जमीन पर अपनी नजर गड़ाए हुए थी। इस मामले में दाऊद बीच में आया और फैसला दूसरी पार्टी के पक्ष में सुना दिया। तब रामा नायक अपनी पूरी गैंग के साथ डी कंपनी के खिलाफ हो गया। अब डी कंपनी और BRA गैंग के बीच गैंग वॉर होने लगी। दोनों ही एक दूसरे के आदमियों को टपकाने लगे। तब दाऊद इब्राहिम ने साल 1987 में बाबू रेशिम को मार दिया और 1988 में उसने रामा नायक की भी हत्या की। अब इस गैंग में केवल अरुण गवली ही बचा हुआ था, जो कि बदले की आग में जल रहा था। उसके 2 जिगरी दोस्त मौत के मुंह में जा चुके थे। अरुण गवली का बड़ा भाई अप्पा गवली के नाम से जाना जाता था और इसका असली नाम किशोर गवली था। अब इस एक्स BRA गैंग को ये दोनों भाई मिलकर ही चला रहे थे। अरुण गवली मुंबई की तगड़ी चाल में रहा करता था। वो वहां से कभी भी बाहर नहीं निकलता था, जबकि किशोर गवली कुछ ज्यादा ही बेफिक्र था। वो अपने एरिया से बाहर निकलकर काम कर लेता था, सैर सपाटा कर लेता था। जबकि अभी भी डी कंपनी और अरुण गवली के गैंग के बीच गैंग वॉर जारी थी। दोनों ही एक दूसरे के लोगों को मौत के घाट उतार रहे थे। ये घटना 22 जनवरी साल 1990 की है, जब अरुण गवली का बड़ा भाई पप्पा गवली मुंबई के माहिम में शीतला माता के मंदिर के बाहर मौजूद था। तभी वहां पर एक व्यक्ति आता है और किशोर गवली पर गोलियां बरसाना शुरू करता है। किशोर की वहीं पर मौत हो जाती है। ये बात जब अरुण गवली को पता लगती है तो वो बुरी तरह परेशान हो जाता है, क्योंकि अब वो अकेला ही बचा था। वो हर कीमत पर अपने भाई की मौत का बदला लेना चाहता था। दाऊद इब्राहिम का एक भाई इकबाल कास्कर मुंबई के पार्क मोरिया स्ट्रीट में रहता था। ये वही इलाका था जहां दाऊद के लोग बहुत ही कड़ी सिक्योरिटी बनाकर रखा करते थे। वीडियो में दोस्तों आगे बढ़ने से पहले चैनल पर आए नए साथियों से कहना चाहते हैं कि अगर अब तक उन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर दे। इसीलिए अरुण गवली इकबाल कास्कर को नहीं मार पा रहा था। हालांकि उसने अपने बड़े भाई की हत्या में शामिल लोगों को एक एक करके मारना शुरू किया और इनमें से एक था मनोज कुलकर्णी, जो अपनी बहन की शादी में आया हुआ था। अरुण गवली के लोग पुलिस वाले के भेष में उसे धोखे से उठाकर अरुण गवली की दगड़ी चाल ले जाते हैं और फिर वहीं पर उसकी हत्या भी कर देते हैं।
अंडरवर्ल्ड की दुनिया में ये उसूल सबको पता होता है कि दो दुश्मन गैंग कभी भी एक दूसरे के फैमिली मेंबर्स के ऊपर अटैक नहीं करेंगे। लेकिन अरुण गवली बदले की आग में जलता हुआ अब इस नियम को तोड़ने वाला था। वो दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कास्कर को तो नहीं मार पाया, लेकिन अब वो उसके बहनोई और हसीना पारकर के पति इब्राहिम पारकर को मौत के घाट उतारने जा रहा था। जहां दाऊद इब्राहिम का पूरा परिवार उसके आदमियों की सिक्योरिटी में पार्क मोरिया स्ट्रीट में रहता था, वहीं उसकी ये बहन अपने पति के साथ डोंगरी में रहती थी, जिसका ऑफिस नागपाड़ा में था। 26 जुलाई 1992 को अरुण गवली के लोगों ने इब्राहिम पारकर इस हमले में इब्राहिम पारकर इसके साथ ही इब्राहिम का ड्राइवर सलीम भी गोलीबारी का शिकार होता है। हमला करने आए 4 लोगों में से 2 को वहां के लोगों ने पकड़ लिया। इनमें से एक का नाम था विपिन शेरे और दूसरे का नाम था शैलेश हल्दिनकर। भीड़ के हत्थे चढ़े ये दोनों हमलावर भीड़ के द्वारा बुरी तरह पीटे गए। बाद में पुलिस आई और इन्हें अरेस्ट करके अपने साथ ले गए। ये खबर जब दाऊद इब्राहिम को लगी तो वो ऊपर से नीचे तक हिल गया। उसने अपने लोगों को ऑर्डर जारी किया कि जब तक जीजा के कातिल मारे नहीं जाते तब तक कोई भी चैन से नहीं बैठेगा। दाऊद को यह भी मालूम हो गया था कि पुलिस ने 2 शूटर्स को अरेस्ट करके जेजे हॉस्पिटल में एडमिट किया है। इसके बाद दाऊद और उसके लोगों ने जेजे हॉस्पिटल के आसपास फील्डिंग जमानी शुरू की, क्योंकि वो हर कीमत पर उन दोनों कातिलों को जान से मार देना चाहता था। जेजे हॉस्पिटल मुंबई के बड़े अस्पतालों में गिना जाता है। इस सरकारी अस्पताल की सुरक्षा भी जबरदस्त रहती है और ये एरिया काफी सेंसिटिव जोन में आता है। दाऊद इब्राहिम ने जेजे हॉस्पिटल में मौजूद हमलावरों को मारने के लिए छोटा शकील और सौत्या को ऑर्डर दिया। इन लोगों ने हमले की तैयारी करनी शुरू की। उत्तर प्रदेश से गैंगस्टर ब्रिजेश सिंह को हमले के लिए बुलवाया गया। इसके अलावा शूटर बच्ची पांडे और सुभाष सिंह ठाकुर को भी इन्वॉल्व किया गया। AK-47 कार्बाइन, 9mm पिस्टल, .32 रिवॉल्वर जैसे हथियारों को इकट्ठा किया गया। दाऊद इब्राहिम हमलावरों की मौत की खबर सुनने के लिए बेचैन हो रहा था और अपने आका के काम को जल्द से जल्द खत्म करने की हड़बड़ी में इन लोगों ने टारगेट की इंफॉर्मेशन ही कलेक्ट नहीं की। आपको बता दें कि जेजे अस्पताल में 45 वार्ड थे। 1,500 मरीज वहां रखे जाते थे और साल भर में लाखों मरीजों का वहां इलाज हुआ। इन लोगों को ये नहीं मालूम था कि जिन लोगों को ये मारने जा रहे हैं वो अस्पताल के किस वार्ड और किस बेड में मौजूद है। यहां तक कि पुलिस के सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स तक की इंफॉर्मेशन भी इनके पास नहीं थी। 12 सितंबर 1992 हमले का दिन डिसाइड हुआ। जल्दबाजी में उसी रात में एक लड़का और लड़की को अस्पताल में भेजा जाता है ताकि वो दोनों हमलावरों की एग्जैक्ट लोकेशन और पुलिस के अरेंजमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें, इनको बता सके। रात के लगभग 1 बजे ये लोग जाते हैं और 1 से 1.5 घंटे के टाइम तक रैकी करने के बाद वापस आ जाते हैं। ये बताते हैं कि जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग के वार्ड नंबर 18 में दोनों मौजूद है और वहां पर एक पुलिस वाला और 4 कांस्टेबल मौजूद है। इसके बाद 1 घंटे बाद सौत्या, सुभाष ठाकुर, बच्ची पांडे, विजय प्रधान, ब्रिजेश सिंह को मिलाकर 10 शार्प शूटर्स जेजे हॉस्पिटल में घुसते हैं। 10 नंबर वार्ड में पहुंचकर डायरेक्ट फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। पुलिस वाले भी आर्ड लेकर उनके ऊपर फायरिंग करते हैं। थोड़ी देर बाद ये देखते हैं कि शैलेश हल्दिनकर तो मारा गया है, लेकिन दूसरा विपिन शेरे नजर नहीं आ रहा। वो उसे ढूंढना शुरू करते हैं, लेकिन पुलिस वाले भी उनकी तरफ गोलियां बरसाते हैं। तभी सौत्या सुभाष को इशारा करता है कि अब यहां से निकल लेना चाहिए। तब तक AK-47 का कवर फायर का इस्तेमाल करके ये लोग वहां से निकल जाते हैं। लगभग 7 मिनट की फायरिंग में 500 राउंड गोलियां चलती हैं और हॉस्पिटल का चप्पा चप्पा फायरिंग से दहशत हो जाता है। ये एक ऐसा हमला था जिसने पूरी मुंबई को हिलाकर रख दिया था। आपको बता दें कि जो कपल रैकी करने के लिए आया था वो एक गलती कर बैठा। हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन ने 12 सितंबर सुबह 6 बजे ही विपिन शेरे को 18 नंबर वार्ड से निकालकर 6 नंबर वार्ड में शिफ्ट कर दिया। इसीलिए इस हमले में एक हमलावर विपिन शेरे बच गया। कहते हैं कि सौत्या ने मुंबई से निकलने के लिए जिस लाल बत्ती गाड़ी का इस्तेमाल किया वो मुंबई के मेयर की थी। एक कैबिनेट मिनिस्टर कल्पना राय के कजिन वीरेंद्र राय और उल्लासनगर के एक MLA पप्पू कलानी ने इन सभी हमलावरों को सपोर्ट किया था। इसके साथ ही इस हमले के तार उत्तर प्रदेश से भी कनेक्ट होते नजर आ रहे थे। बताया जाता है कि बृजभूषण शरण सिंह ने हमलावरों को नेपाल भागने में भी मदद की। उन्होंने अपनी जीप इन लोगों को उपलब्ध कराई। हालांकि आगे चलकर राजनेताओं के ऊपर लगे आरोप हटा दिए गए। इस मामले की जांच 8 साल में पूरी हुई। 41 आरोपियों में से केवल 9 को ही अदालत में पेश किया जा सका।
अपराधियों को अगर पॉलिटिकल प्रोटेक्शन ना मिले तो वो इस तरह का जघन्य अपराध कभी नहीं कर सकते। दोस्तों, हमारी इस बात से आप कितने सहमत हैं हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।